सफल होंगे अवश्य, सफल होंगे अवश्य। हौसलों की आग जगा ले, लगन और मेहनत को अपनी आदत बना ले। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाने में प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अवधेश कुमार जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेश कुमार साहू हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अवधेश नाम दमकै दतियां दामिनी ज्यों किलकै कलबाल विनोद करें किलकै दमकै दतियां दामिनी ज्यों किलकै कलबाल विनोद करें। अवधेश के बाल विचार सदा तुलसी मंदिर में भी है। तुलसीदास जी की रचना के अनुसार जो चौपाई है वहां पर राजा दशरथ के 4 पुत्रों का वर्णन किया गया है। अवधेश अवधेश अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण और भरत हैं। उसी उन्हीं के अनुसार मेरा नाम भी अवधेश नाम रखा गया है। अवधेश कुमार साहू साहित्यिक जगत में बेचैन, और वाकई में मैं बेचैन रहता हूँ कि जब भी कभी कोई ऐसी घटना पर घटना देख लेता हूँ और बेचैन होकर एक पत्रकार लिखना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो जैसा कि हमें पता है आपके परिचय के माध्यम से कि आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं, तो अगर हमारे श्रोता हमीरपुर या उत्तर प्रदेश जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी स्थली है जो उन्हें घूमनी चाहिए और वहां की कौन सी ऐसी प्रसिद्ध व्यंजन है जो उन्हें खानी भी चाहिए। जी आदरणीय, हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक तरह से बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र कानपुर से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो कानपुर 65 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर सागर हाईवे के किनारे ही 65 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ हमीरपुर 2 नदियों का क्षेत्र है। 2 नदियों का क्षेत्र बेतवा या नदी, जिसको बेतवती नदी भी बोलते हैं, और यमुना नदी, जिसको यमुना नदी कृष्ण जी की मेन नदी है, और जिस पर बाल लीलाएं करते थे जाकर नदी के किनारे, यमुना नदी किनारे। यमुना और बेतवा दोनों इन पवित्र नदियों का आगे 5 किलोमीटर पर यहाँ पर संगम भी है। हमीरपुर जिले में ही 5 किलोमीटर क्षेत्र पर आगे संगम भी है। इन दोनों नदियों के बीच में हमीरपुर नगर, हमीरपुर जिला स्थित है। मुख्यालय भी है यहाँ पर। और हमीरपुर की क्योंकि पहले 6 तहसीलें थी, उसी तहसील के अंतर्गत आता था, लेकिन 1992-93 के आसपास संभवतः मुलायम सिंह जी ने महोबा जिले को अलग करके हमीरपुर की 3 तहसीलें महोबा चली गई, 3 तहसीलें हमीरपुर रह गई। हमीरपुर राजा हमीरदेव की नगरी है। राजा हमीरदेव जो थे बहुत ही थे। उन्होंने इस हमीरपुर नगरी की स्थापना की। इस हमीरपुर नगरी में आपको यमुना नदी के किनारे यमुना पथ बनाया गया है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर और रोचक पर्यटकों घूमने के लिए स्थान बना हुआ है। इसी के साथ यमुना नदी किनारे ही एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो कहते हैं कि अफ्रीकी प्रजाति है, लेकिन तो पौराणिक इतिहास के अनुसार देखा जाए तो कृष्ण जी इस वृक्ष के पुष्प को जो पारिजात पुष्प कहते हैं, एक तरह से तो इसी प्रकार से ये भी कृष्ण जी स्वर्ग लोक से लेके आए थे इंद्र के पास से, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा बेतवा नदी, यमुना नदी दोनों का संगम स्थल 5 किलोमीटर आगे, जहाँ पर लोग त्योहारों पर किए जाते हैं। यहाँ पर चौरा देवी मंदिर है। चौरा देवी मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है।
इस हमीरपुर नगर में 5 पिंडियां हैं, शंकर जी की 5 पिंडियां, जो हमीरपुर नगर में ही जमुना जी के किनारे जो है संगमेश्वर मंदिर, शंकर जी की बहुत बड़ी फेमस मूर्ति है, जो बताते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ती है। और वो जमीन से ही है, जमीन से लगभग 30-40 फुट ऊंची है वो। इसी प्रकार से पातालेश्वर मंदिर दूसरे छोर पर है हमीरपुर में ही, जो काफी गहराई में है उनसे। इसी प्रकार से यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर में मनकामेश्वर मंदिर है। इसी प्रकार से सिद्धेश्वर मंदिर है, और यमुना जी के इस पार जैसे ही जाते हैं कानपुर जिला लग जाता है, वहां पर बिहारेश्वर मंदिर। इस प्रकार से 5 यहाँ पर मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्तिक पूर्णिमा में बहुत भव्य मेला, इन काफी मेला लगता है, जहाँ पर करोड़ों क्या लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पूरी संपूर्ण जानकारी हमीरपुर उत्तर प्रदेश की दे दी है। अगर हमारे श्रोता जाते हैं तो उन्हें बहुत ही सहायता मिलेगी। तो इसके साथ ही आदरणीय आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा जो है वो साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? युवा रुचि तब रखते हैं जब युवा को कुछ सीखने को मिलता है, और दूसरी चीज इसके तर्ज पर उनको कानों में सुंदरता मिलती है, के साथ ही साथ थोड़ा सा उनको घूमने और जाने को मिलता है। जैसे महोबा जिला है, महोबा जिला हमीरपुर का ये भाग है, वहाँ के जो लड़ाई थी आला उदल, मेन आला उदल का स्थान है। और कहते हैं कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनसे हार गई तलवार। इस प्रकार की जो आला आपने सुना होगा कभी, आला उदल की, कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनसे हार गई तलवार। इस प्रकार से आला है, तो उधर आला रूप रखते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल तो सब कुछ मानते हैं, तो इसलिए वो साहित्य जगत से थोड़ा दूर हटते चले जा रहे हैं। धन्यवाद आपको। बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय, इस बात से तो मैं भी ताल्लुक रखती हूँ। तो फिर आखिर ऐसी मतलब क्या वजह है जो पहले के समय में हम लोग जो साहित्य को देखते थे और वर्तमान परिवेश में जो हम लोग साहित्य को देख रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया, आवाज की कम नहीं आई। बहुत ही शानदार आदरणीय आप जवाब दे रहे हैं। तो वो कहते हैं ना जो एक बेहतरीन वक्ता होता है, तो उसकी जो खासियत है, वो उसको एक बेहतरीन श्रोता होने के बाद ही आती है। तो आप इतना अच्छा जवाब दे पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब देने के लिए जब प्रश्न सटीक होते हैं तो उसका उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। और चूंकि आप लगातार अच्छे प्रश्न कर रही हैं, तो आपके अच्छे प्रश्न होने के साथ साथ मैं उसका उत्तर भी सटीक दे पा रहा हूँ। जी धन्यवाद। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार। चलिए इसी बीच मैं चाहूंगी कि आप एक हेलो। प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के बीच दें। हेलो। पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिताओं से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम की ओर ज्यादा रुझान कर रहे हैं या उनके माता पिता रुझान ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही चीज कहूंगा कि इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, बोलो हिंदुस्तान में, हिंदी को कमजोर न समझो भाषा के संग्राम में, हिंदी को कमजोर न समझो भाषा के संग्राम में। आधे पूरे साथ ही पढ़ते, प्रेम की भाषा साथ ही गढ़ते, उल्टा पुल्टा सब कुछ रखते, किसी का एहसान न रखते,
शान से जीते शान से मरते, शान से जीते शान से मरते, रहते ना अभिमान में। हिंदी को कमजोर न समझो भाषा के संग्राम में, हिंदी को कमजोर न समझो भाषा के संग्राम में। धन्यवाद आदरणीय जी। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दे रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन रचना भी आपने प्रस्तुत किया। तो आदरणीय, हर किसी के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं। तो आपके साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे साहित्य में प्रेरणा स्रोत, साहित्य जगत में मेरी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मैडम थी जो जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाया, और वहाँ की डॉक्टर सरोज मैडम थी। डॉक्टर सरोज मैडम जी ने मुझे हिंदी में, चूंकि मैं हिंदी से डरता था, उन्होंने कहा नहीं आपको हिंदी से ही ये करना है और हिंदी से ही एमए करना है। और उनके कहने के अनुसार मैंने हिंदी से एमए किया, और हिंदी से एमए करने के पश्चात चूंकि लिखना शुरू किया। और पहली बार मैंने रचना लिखी कि जब मैंने एक पौधा लगाया था, उस पौधे में फूल आए, और उस फूल को जब तोड़ने के लिए लोग आगे बढ़े तो एक महिला ने उस डाल को खींचा, और मुझे ये लगा कि कहीं ये डाल ना टूट जाए, और मेरे मुंह से निकल पड़ा कि मत छुओ ये डाली को, मत छुओ ये डाली को, कहीं ये टूट ना जाए, ये देख के नखरे कहीं ये रूठ ना जाए। जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने देखा कौन से पक्षी को घायल अवस्था में, और उनके मुंह से संस्कृत के शब्द निकल पड़े, उसी प्रकार से मैंने भी जैसे ही उस डाली को देखा और देखते मेरे मुंह से निकल पड़े, और मैंने वो 4 पंक्ति कविता लिख दी। धन्यवाद आपको। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि एक पुरुष पे, एक लड़के पे परिवार की जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है, तो और उसे अपना घर परिवार पालना रहता है। तो आप किस तरह से अपनी नौकरी को, अपने परिवार को और साहित्य को भी लगातार समय दे रहे हैं? आखिर आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं आदरणीय? टाइम मैनेज करने के लिए जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास समय खाली है, उस समय मैं कविताएं लिखने का प्रयास करता हूँ। और कविता ये ऐसा नहीं है कि कोई दुकान है कि जब मन हुआ पैसे दिए और खरीद लिया। कविता लिखने से तात्पर्य यह है कि मन में जब वो भाव उठते हैं, वो उद्गार उठते हैं, उन भावों के साथ ही कविता साथ ही साथ निकल पड़ती है। और संभवतः जो मैंने अभी तक आभास किया है कि ज्यादातर कविताएं किसी चित्र को देखकर, किसी दृश्य को देखकर, या किसी दुर्घटनाओं को देखकर कविता बन जाती है। और जैसे अभी अपने भारत देश के कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में जो घटना घटी, कुछ फौजी, कुछ पर्यटक लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, और वो करतूत थी पाकिस्तान वालों की। तो उस पर मैंने लिखा कि भारत माँ की सौगंध कहो अब नहीं बाप से लड़ना। अर्थात बेटा पाकिस्तान तूने ये सब क्या डाला, बेटा पाकिस्तान तूने ये सब क्या रच डाला, गैरों के कहने पर तूने बाप से युद्ध लड़ डाला। तू कहता तो रोटी सब्जी खीर भी खाने देते, तू कहता तो रोटी सब्जी खीर भी खाने देते, लेकिन गंदी सोच से तुझको कश्मीर न घुसने देते। अभी सुधर लो, मान लो कहना अपनों को पहचानो, पराए बाप को लात मारकर अपनों को पहचानो। बिन मौसम के पैदाइश ये साथी बनते तेरे, चिमगादर्शी आग लिए ये बने हृदयसी तेरे। खाने को ये सांप छछूंदर विष पर चबाते, और दावत में तुमको बुलवाकर जूठन तुम्हें खिलाते। अंग्रेजों की चाल को समझो, कभी बाप बेटे एक ना होते, इनकी माँ उनकी हो जाती, उनकी माँ को लाते। इसलिए अब कहता हूँ हालात को अब जांचो, अपने पिता के पैर पूछकर अपनी गलती स्वीकारो। अंग्रेजों की चाल भांपकर इनको अब दुत्कारो, अंग्रेजों की चाल भांपकर इनको अब दुत्कारो। और पानी क्या शरबत भी देंगे, पानी क्या शरबत भी, पानी क्या शरबत भी देंगे। बात को है तो कहकर देखो, लंबी लंबी फेंकू बातों पर कभी न सपने देखो। गंगा सिंधु कावेरी सतलज
बेटा तेरी ये माँ है, माँ की ममता पिता का प्यार, बन जा बस ये अब कहना है। धन्यवाद आपको। बहुत ही शानदार आदरणीय, आप अपनी हर एक बात में अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आदरणीय, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आज के समय में युवा भी सक्रिय होकर साहित्य में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कई जी सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कविताएं तो लिखते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, या जब वो जी प्रस्तुति देते हैं तो जिस तरह से उन्हें प्रस्तुति देना चाहिए वो उस अंदाज में प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने अंदर ये सुधार कर सकते हैं? कविता लिखने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मन में वो भाव और विचार आने चाहिए, वो उद्गार आने चाहिए। बिना भाव और विचार के कविताएं नहीं लिखी जा सकती हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या संस्कृत में हो। जब तक आप उर्दू में भी लिखने से पहले जो शायर लिखते हैं तो वो भी पहले उनके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और उनको उस विषय, जिस विषय में वो, जिस भाषा में वो लिख रहे हैं उस भाषा में उनको व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं कि गुड़गांव क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र को लोग हैं को ने बोलते हैं, आपने, हम कहेंगे आपको, बोलेंगे आपने। तो इस प्रकार से हिंदी में व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए कुछ न कुछ, और जब व्याकरण का ज्ञान होगा तभी वो शुद्ध हिंदी लिख पाए, और इसके अलावा तुकबंदी भी आनी चाहिए। धन्यवाद आपको। बिल्कुल आदरणीय। तो कविता लिखते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी कविताओं को निखारना चाहिए? कविता लिखते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कविता कभी उबाऊ ना हो, कि सुनने वाला श्रोता कभी उससे उबे नहीं। जैसे हास्य लिखने वाला कवि जो होता है वो प्रयास करता है कि जब बाकी लोगों से श्रृंगार और वीर रस के कविताओं से या शांत रस की कविताओं को सुनते सुनते उब जाते हैं, तो उस समय हास्य कवि को बुलाया जाता है, और हास्य कवि ही फिर उस समय जनता का मन मोह लेता है। और वो, जैसे मैं भी चूंकि हास्य और व्यंग्यकार कवि हूँ और व्यंग भी कसता हूँ कि दाता तेरे कई उपासक पूजा करने जाते हैं, तो उसी को मैंने घुमा दिया है कि दाता तेरे कई उपासक रिश्वत देने आते हैं, हाथ में लड्डू और नारियल संग में ध्वजा चढ़ाते हैं, एक भिखारी दूर भगाते, एक भिखारी दूर भगाते, झट से पट बंद कर आते हैं, और निर्धन का धन लूट लूट कर, निर्धन का धन चूस चूस कर अपना महल बनाते हैं। धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से जो बहुत से आजकल की प्रथा है कि कोई भी लड़की ये प्रयास करती है कि उसको कोई गुलाब का फूल, उसका पहचान वाला कोई गुलाब का फूल दे, तो इसी प्रकार से मुझसे भी मेरे घर में मेरी पत्नी ने कहा कि सभी लोग गुलाब का फूल देते हैं, क्या आप हमें गुलाब का फूल नहीं देंगे? मैंने कहा मैं तो आपके लिए हमेशा फूल लाता हूँ, लेकिन बोली गुलाब का फूल कहाँ लाते? तो मैंने कहा जो फूल लाता हूँ वो गुलाब के फूल से कई गुना अच्छा है। गुलाब का फूल तो देखते हैं और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए रखते हैं, उसके बाद मुरझा जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रह जाता है। लेकिन जो मैं आपको फूल ला के देता हूँ वो कितना कीमती है। बोले कौन सा? तो उसको मैंने लिखा है कि फूल तुम्हें भेजूंगा पर मैं गुलाब चमेली नहीं होगा, फूल तुम्हें भेजूंगा पर मैं गुलाब चमेली नहीं होगा, खाने में मन स्वाद भरेगा, खाने में मन स्वाद भरेगा, सब्जी संग जीवन होगा, फूल तुम्हें भेजूंगा पर मैं गुलाब चमेली नहीं होगा, कली वली होगी ना उसकी रंग में वो गोरा होगा,
खुशबू उसकी कुछ भी न होगी, वो बोरा में बंद होगा। फूल तुम्हें भेजूंगा पर मैं गुलाब चमेली नहीं होगा। धन्यवाद आपको। बहुत ही शानदार आदरणीय, आप हर प्रश्न का उत्तर अपने एक कविता के माध्यम से दे रहे हैं, जो वाकई काबिलिए तारीफ है। तो बहुत ही खासा बातचीत हुई, विभिन्न विषयों पे हमने चर्चा की, इसके साथ ही आपके विभिन्न विषयों की कविताएं हमने सुनी। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं से एक ही चीज बात कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई साहित्य सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, उस साहित्य और संगीत में एक ही ध्यान रखें कि वो साहित्य हो या संगीत हो, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हो, और ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ हमारी नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ जो संदेश, अच्छा संदेश देकर जाए। क्योंकि साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण होता है। क्योंकि पहले के जो साहित्यकार होते थे, वो भी चाहे सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, जो भी हो। तुलसीदास जी ने भी जो अपना साहित्य लिखा है कि प्रातःकाल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, बंदहु गुरुपद पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी साहित्य रचा है। और तुलसीदास जी के साथ साथ सूरदास जी ने भी अपने दोहों के माध्यम से लिखा है। कबीरदास जी ने, वो भी कहते हैं कि कई प्रकार से लिखे गए हैं, उनके द्वारा भी दोहे लिखे गए हैं। अब जैसे मैंने भी एक कविता लिखी है कि जो गद्दारों ने पहलगाम में पहले गद्दारों ने जो आतंकवादियों ने खून केस दिया, ये उसके विषय में कि उसमें मैंने लिखा है कि सुनो पहलगाम के गद्दारों, सुनो पहलगाम के गद्दारों, तुमने जो ये काम किया, मानवता को मिटा गद्दारों, गद्दारी का नाम लिया। हिम्मत है यदि लड़ने की, एक बार तुम बाहर आ जाओ। हिम्मत है यदि लड़ने की, एक बार तुम बाहर आ जाओ। अम्मी का आंचल छोड़ के अपने बाप के से पंगा ले जाओ। कर देंगे छेद तेरे सीने में, मेरी हुंकार ये सुन जाओ। अभी आधे बचे हो खतना से, फिर घर घर ताली बजा जाओ। कंफ्यूज हुए तुम शायद, सीमा हैदर से मिल जाओ। अपनी जीजा और दीदी से बस एक दुआ तुम ले जाओ। आओगे तो स्वागत होगा, अपने हाल चाल बतला जाओ। बस एक बार मैदान में तुम अम्मी का फर्ज निभा जाओ। यदि हम आएंगे मिलने, जो घर में ही कब्र बना देंगे। यदि हम आएंगे मिलने, तो घर में ही कब्र बना देंगे। तेरे संग तेरे यार दोस्त और भाई को भी दफना देंगे। धन्यवाद आपको। बहुत ही शानदार आदरणीय, जिस तरह से आपने हमारे श्रोताओं को प्रोत्साहित किया है और ऊर्जा देने का कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तमाम श्रोताओं से अभी लेती हूँ अलविदा। अभी आप सभी सुन रहे थे हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय अवधेश कुमार जी को। तो चलिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें। मैं फिर मिलूंगी अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ, उनकी जीवनी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार।